एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी। नमस्कार, उत्तराखंड प्राइम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करेंगे शीतकालीन सत्र की। उत्तराखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन कई महत्वपूर्ण विधेयक पास हुए हैं। इस दौरान उत्तराखंड लोक सेवा यानी कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण संशोधन विधेयक 2020 पास हो गया, तो वहीं उत्तराखंड उत्तर प्रदेश भू राजस्व अधिनियम 1901 संशोधन विधेयक 2020 पास हुआ है। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग संशोधन विधेयक 2020 पास हुआ है, जबकि उत्तराखंड शहीद आश्रित अनुग्रह अनुदान विधेयक 2020 पारित हो गया है। सरकार ने सदन की कार्रवाई को एक दिन के लिए आगे बढ़ा दिया है। कल भी उत्तराखंड विधानसभा का सत्र चलेगा। कल प्राइवेट डे के रूप में घोषित रहेगा और कल जो प्रश्नकाल नहीं रहेगा, शून्यकाल, कार्यस्थगन, नियम 53 और जो लंबित हमारे संकल्प 105, 54 वो सारे रहे। उत्तराखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान विपक्ष ने भ्रष्टाचार को लेकर जमकर हंगामा किया। विपक्ष पहले तो हाईकोर्ट के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के खिलाफ सीबीआई जांच के मामले पर चर्चा कराने के लिए अड़ा रहा, लेकिन विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने चर्चा की अनुमति नहीं दी। इस पर नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश के नेतृत्व में प्रीतम सिंह, काजी निजामुद्दीन, करण माहरा, ममता राकेश समेत समूचा विपक्ष हंगामा करने लगा। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि यह मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में है, इसलिए इस पर सदन में चर्चा कराया जाना अवैधानिक होगा। इसके साथ ही विपक्ष ने मुख्यमंत्री के औद्योगिक सलाहकार के.एस. पवार की कंपनी का मुद्दा उठाया। विपक्ष की तरफ से इस मामले को नियम 310 के तहत सदन में सामने रखा। विपक्ष का आरोप है कि पवार की सोशल म्यूचुअल कंपनी ने 200 करोड़ रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग की है। विपक्ष का कहना है कि जून 2020 में इस मामले में आरबीआई ने सरकार को इस कंपनी की गतिविधियों की और इतनी बड़ी धनराशि आने की जांच करने का कहा था, लेकिन मुख्य सचिव ने एसटीएफ से जांच कराने की बात तो कही, लेकिन जांच नहीं हुई। मुख्यमंत्री जी के एक पीआरओ से संबंधित विषय भ्रष्टाचार का था, उससे लाया, जिस पे आरबीआई की आपत्ति है, तो इसलिए वो बचना चाह रहे होंगे। अब सूचना इकट्ठी करके कुछ बोल देंगे, और तो बाकी भ्रष्टाचार सब पे उन्होंने कह दिया कोर्ट में चल रहा है। तो मुख्यमंत्री जी के सलाहकार हैं, औद्योगिक सलाहकार, उनके खिलाफ जो भ्रष्टाचार के आरोप हैं, उन आरोपों के परिप्रेक्ष्य में कार्य स्थगन दिया है, जिस पर नेता प्रतिपक्ष के भी, मेरे भी और तमाम साथियों के हस्ताक्षर है। विषय आएगा, उस पर बात करेंगे। विधानसभा के बाहर कांग्रेस विधायकों ने किसानों के उत्पादों को लेकर प्रदर्शन किया। कांग्रेस का कहना है कि प्रदेश के स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा नहीं मिल रहा है। हाथों में माल्टा की टोकरी लेकर प्रदर्शन कर रहे कांग्रेस के विधायक सरकार से आर पार की लड़ाई का मन बना चुके हैं। कांग्रेस विधायकों के साथ उनके समर्थक विधानसभा के बाहर इकट्ठा हो गए और हाथों में किसान के उत्पाद लेकर प्रदर्शन करने लगे। किसान विरोधी ये सरकार। विपक्ष का आरोप है कि प्रदेश सरकार किसानों के स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा नहीं दे रही, जिससे किसान आर्थिक रूप से पिछड़ते जा रहे हैं। हमारे यहाँ माल्टा खेतों में सड़ रहा है, सड़कें नहीं हैं, उनको लाने की कोई साधन नहीं है, सरकार कोई समर्थन मूल्य नहीं दे रही है, ना ही माल्टे की खरीद के लिए कुछ काम कर रही है। झुंगरा है हमारा, झुंगोरे के साथ साथ मडुआ है। इन विषयों पे हरीश रावत जी के बाद सरकार ने बिल्कुल मौन साध लिया है। इन विषय में कोई बात नहीं होती। आखिर पर्वतीय राज्य जो हमने मांगा था, वो इसी चीज़ के लिए मांगा था कि हमारा काश्तकार, हमारा पढ़ा लिखा नौजवान रोजगार प्राप्त करे और हमारे कृषि उत्पादों को भी कहीं ना कहीं समर्थन मिले। कांग्रेस का कहना है कि एक तरफ किसानों की आय दोगुनी करने का वादा किया गया था, तो दूसरी तरफ किसानों को उनकी मेहनत का मोल भी नहीं मिल पा रहा है। सरकार ने अभी तक समर्थन मूल्य तक तय नहीं किया है। सत्ता में बैठे हुए लोगों ने किसानों से भी ये वादा किया था कि क्या नाम, अगर सरकार बनेगी तो हम किसानों का ऋण माफ करेंगे। तो बताए संसदीय कार्य मंत्री, क्या किसानों का ऋण माफ हुआ? क्या किसानों की आय दुगनी हुई? क्या किसान सम्मान निधि का सही तरीके से प्रयोग हुआ? तो ये सब चीजें हैं। और दूसरी ओर रोजगार की बात है। विपक्ष ने सदन के अंदर करप्शन का मुद्दा भी उठाया।
मगर भाजपा तो कांग्रेस की ही कमियां गिना रही है। जिस प्रदेश के मुखिया पे ही भ्रष्टाचार के आरोप लग गए हो, हाईकोर्ट ने जिसको जो है सीधे सीधे तय कर दिया कि भाई इन पर भ्रष्टाचार है, तो उस प्रदेश का क्या कर सकते हैं। निश्चित तौर पर हम भ्रष्टाचार पे सरकार को आंख खोलने का काम करेंगे और जहां जहां इन्होंने जो भ्रष्टाचार कर रखा है उसको जनता के बीच रखने का काम करेंगे। सरकार पूरा जवाब देगी। 100 चूहे खा के बिल्ली हज को जाए, सारा देश खा गए लूट कर, और आज वो करप्शन की बात कर रहे हैं। ये तो समझ से परे है बात। कांग्रेस के विधायक काफी देर तक विधानसभा के गेट के बाहर धरने पर डटे रहे। वो किसानों के उत्पादों को लेकर विधानसभा के अंदर जाने की मांग कर रहे थे, मगर पुलिस ने इन्हें रोक दिया। इस दौरान कांग्रेस विधायकों की पुलिस के साथ हल्की नोकझोंक भी हुई। पूरे देश में इस समय किसानों का मुद्दा गरमाया हुआ, तो वहीं कांग्रेस भी किसानों के बहाने सरकार को घेर रही है। एबीपी गंगा के लिए देहरादून से विनोद कुमार की रिपोर्ट। देहरादून में टनकपुर जौलीजीबी सड़क निर्माण को लेकर भाजपा विधायक पूरन सिंह फर्त्याल ने एक बार फिर सवाल खड़े किए हैं। भाजपा विधायक ने आरोप का लगाया कि सड़क के टेंडर में बड़ी गड़बड़ी है, मगर इस ओर सरकार का ध्यान नहीं है। हमला हुआ है और ये जब तक इसमें अगर जांच नहीं बैठेगी ये मुद्दा मैं उठाते रहूंगा। मैंने आरोप लगाए हैं कि इसमें जो डीपीआर और फर्जी प्रमाण पत्रों के आधार पर टेंडर दिया तो उसकी डीपीआर ही फर्जी है, गलत तरीके से बनाई। लोहाघाट के विधायक पूरन सिंह फर्त्याल ने एक बार फिर से टनकपुर जौलीजीबी सड़क के निर्माण का मसला उठा दिया है। फर्त्याल की साफ चेतावनी है कि जब तक इस फर्जीवाड़े में खुलासा नहीं होता है वो चुप बैठने वाले नहीं है। 82 करोड़ की कटिंग दिखाई गई है। 82 करोड़ की कुमाऊं में क्या गढ़वाल में कहीं पर भी कटिंग के जो रेट से हैं, जो वहाँ की रॉक से हैं, जो वहाँ की साइट है, तो उसमें पर किलोमीटर 70 लाख 80 लाख के कहीं पर भी मानक है और 4 करोड़ के आसपास पर किलोमीटर, जिसको 82 करोड़ की कटिंग दिखाई गई है। मेरा मानना है कि 82 करोड़ में कम से कम 80 से 100 किलोमीटर रोड कटनी चाहिए। उसमें घपला हुआ है, मात्र 23.5 किलोमीटर कट रही है और गवर्नमेंट के पैसों की बर्बादी हो रही है। पूरन सिंह फर्त्याल मांग कर रहे हैं कि सरकार को इस मामले में जांच करवानी चाहिए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। फर्त्याल का कहना है कि वो इसकी शिकायत पीडब्ल्यूडी विभाग से भी कर चुके हैं। निर्माण विभाग सचिव को, मुख्य अभियंता लोक निर्माण विभाग HOD देहरादून को और कुमाऊं मंडल चीफ लोक निर्माण विभाग अल्मोड़ा को एक शिकायत पत्र दिया है। जो टनकपुर जौलीजीबी मोटर मार्ग है उसमें मैंने साफ शंकाएं नहीं, मैंने आरोप लगाए हैं कि इसमें जो डीपीआर और फर्जी प्रमाण पत्रों के आधार पर टेंडर दिया तो उसकी डीपीआर ही फर्जी है, गलत तरीके से बनाई। आज मैंने पुनः उसमें आरोप लगाया है। टनकपुर जौलीजीबी मार्ग के टेंडर में हुई गड़बड़ी की बात फर्त्याल लगातार उठाते आ रहे हैं। आरोप है कि सड़क के टेंडर्स में बड़ी धांधली हुई थी, इसे लेकर उन्होंने पहले भी 2 बार सदन में आवाज उठाई थी। एबीपी गंगा के लिए देहरादून से विनोद कुमार की रिपोर्ट। उत्तराखंड में इन दिनों बच्चे भी सुरक्षित नहीं है। हरिद्वार में 11 साल की बच्ची के साथ दरिंदगी की खबर अभी कुछ रोज पहले की है। बेटियों की सुरक्षा पर सवाल उठे तो अधिकारी और मंत्री बड़ी बड़ी बातें करने लगे, मगर महिलाओं और बच्चियों को लेकर सरकार कितनी गंभीर है इसका अंदाजा आप जोशीमठ की खबर को देखकर लगाइए। मानसिक रूप से विक्षिप्त एक महिला पिछले 2 साल से अपने बच्चियों के साथ रह रही है। यह महिला सड़क पर ही दिन गुजारने को मजबूर है, मगर प्रशासन ने महिला के बारे में कुछ भी नहीं सोचा। इसकी शिकायत कुछ लोगों ने प्रशासन से की थी, मगर महिला और इनकी बच्चियों के बारे में कुछ भी नहीं किया गया। एक तरफ हरिद्वार में बच्ची के साथ दरिंदगी होती है, तो वहीं दूसरी तरफ महिला अपनी 2 बच्चियों के साथ इस तरह से खुले में रह रही है। अगर कोई वारदात होती है तो आखिर इसका जिम्मेदार कौन होगा, इस पर अधिकारी संज्ञान नहीं ले रहे हैं। और इस पूरी खबर पर हमारे साथ राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष विजया बर्दवाल जी जुड़ गई हैं। मैम, जिस तरीके से हरिद्वार में तस्वीर सामने आ रही है, एक विक्षिप्त महिला है, 2 बच्चियों के साथ सड़क पर रहती है, इस पर आप लोग संज्ञान लेंगे क्या? क्योंकि एक बहुत बड़ी घटना हरिद्वार में हुई है। ये हरिद्वार में तो नहीं है, ये तो आप जोशीमठ शायद बता रहे थे अभी।
और हमारे संज्ञान में इस तरह की कोई महिला नहीं है कि जो सड़क पर रहती है, विक्षिप्त है। अगर ऐसी जानकारी हमको मिलती है, जिलाधिकारी चमोली से जानकारी लेकर उनको नारी निकेतन या बच्चों को जो है वो किशोर और या बच्चे होंगे तो उस वहाँ पर भेजने की बिल्कुल मैम। और जोशीमठ में ये महिला सड़क पर रहती है और कई बार लोगों ने शिकायत की है, प्रशासनिक अधिकारियों को बताया भी है कि ये महिला इस तरीके से यहाँ पर रहती है। अधिकारियों का रवैया मैम नहीं सुधर रहा है। देखिए, इस तरह की जो महिलाएं विक्षिप्त होती हैं, उनके बच्चे भी हैं, उनको व्यवस्था है कि वो नारी निकेतन और उनको महिला जो आश्रम है और महिला शेल्टर है जहाँ पर महिलाएं रहती हैं इस तरह की, वहाँ पर भेजा जाता है। ये जिलाधिकारी के उसमें आता है, उत्तराधिकार में आता है कि वो उसको रिफर करें वहाँ के लिए। तो हम इसका संज्ञान लेंगे। आपने हमें जानकारी दी है, अभी तक मेरे पास से कोई जानकारी नहीं थी किस तरह की विक्षिप्त महिला जो है जोशीमठ में रह रही है, उसके साथ बच्चे भी हैं। इसका हम अवश्य संज्ञान लेगा आयोग और इस पर कार्रवाई। बिल्कुल मैम। और क्या हरिद्वार की घटना पर भी आप संज्ञान लेंगे? क्या वहां पर एक बच्ची के साथ दरिंदगी हुई, हत्या हो गई? देखिए, उसको पुलिस की उसमें पूरे प्रशासन की निगाह में वो चीज है, उस पर कार्रवाई हो रही है। एक को हिरासत में ले लिया गया है, उस पर जो कार्रवाई होगी वो निश्चित रूप से अवश्य से, मतलब इस तरह के जो घटनाएं घट रही हैं उन पे हमें भी अफसोस है कि अभी तक भी तमाम पूरे देश में इसके विरोध में कई बार सबने आवाज उठाई है, महिलाओं ने आवाज उठाई, लेकिन इस तरह की घटनाओं में कमी नहीं आ रही है। तो शुक्रिया मैम एबीपी गंगा के साथ जुड़ने के लिए और ये आश्वासन देने के लिए कि जोशीमठ का मामला आप संज्ञान में लेंगी और इस महिला और बच्चियों को एक ऐसी सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जाएगा जहां पर ये खतरे से बच पाएंगी। धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। हरिद्वार में 11 साल की मासूम के साथ हुई हैवानियत को लेकर आम आदमी पार्टी ने कैंडल मार्च निकाला। दोषियों को जल्द गिरफ्तार करने की मांग को लेकर कैंडल मार्च निकाला गया। सरकार और पुलिस प्रशासन पर हीला हवाली का आरोप लगाया आम आदमी पार्टी ने, और आम आदमी पार्टी ने सीधा आरोप लगाया कि उत्तराखंड में बहन बेटियां घरों में भी सुरक्षित नहीं है। तो देहरादून की तस्वीर है जहां पर हरिद्वार की घटना को लेकर आम आदमी पार्टी ने कैंडल मार्च निकाला और दोषियों को जल्द गिरफ्तार करने की मांग की। कैंडल मार्च निकाला, सरकार और पुलिस प्रशासन पर हीला हवाली का आरोप लगाया। हरिद्वार में हुई दरिंदगी को लेकर देवभूमि में महिलाओं और बच्चियों की सुरक्षा पर सवाल है। संत मांग कर रहे हैं कि आरोपियों को सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए। उधर कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक कह रहे हैं कि सरकार आरोपियों को सख्त सजा दिलाएगी। यह घटना दुखद है, विभत्स है। ऐसी घटनाएं न हो इसके लिए प्रशासन को ऐसा कानून बनाना चाहिए। पहले भी कानून बन चुका है कि ऐसे लोगों को फांसी सजा दी जाती है। उत्तराखंड सरकार से हम यही मांग करेंगे कि आरोपियों को बहुत ही शीघ्र गिरफ्तार करे और जल्द से जल्द जितना हो सके उनके ऊपर धाराएं लगा करके उनको सजाएं दे मौत। मासूम 11 साल की बच्ची, वहीं पड़ोस में रहने वाले 2 व्यक्ति, उनमें से एक ने उस बच्ची को घर से और पतंग लेने गई थी बच्ची, और वहीं घर पर रखकर उसके साथ दुष्कर्म किया और उसकी हत्या की। और उसमें से जो आरोपी है एक पकड़ा भी गया है तत्काल। और सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी संवेदना व्यक्त की है। मैं खुद कल उस परिवार में गया था और ये अब निश्चित मानकर चलिए कि सरकार की पूरी कोशिश रहेगी कि ऐसे जघन्य अपराधी को फांसी से कम सजा ना हो। उधर रुड़की गंगनहर कोतवाली पुलिस ने मेयर गौरव गोयल के पूर्व कार्यालय प्रभारी रहे नीरज अग्रवाल को मंगलवार रात को गिरफ्तार कर लिया। आरोप है कि नीरज अग्रवाल ने मेयर के घर में घुसकर परिवार से गाली गलौज और मारपीट की, जिसकी सूचना मेयर के भाई ने पुलिस को दी और पुलिस ने मेयर गौरव गोयल के भाई की तहरीर पर नीरज अग्रवाल के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस फिलहाल मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। मेयर साहब के यहाँ पे कोई आदमी जाकर के लड़ाई झगड़ा कर रहा है उनके घर में घुस के, तो मौके पे हमारे कर्मचारी गए तो देखा कि वहाँ पे नीरज अग्रवाल जो है उनके घर के अंदर घुस करके गाली गलौज और बदतमीजी कर रहा था उनके साथ में।
जहाँ उनकी महिलाएं भी खड़ी थी, उनके साथ भी छेड़छाड़ करने की कोशिश कर रहा था। तो इसके द्वारा उनके द्वारा जो है इसमें तहरीर दी गई है और उसमें मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद अध्यक्ष नरेंद्र गिरी ने कुंभ में अखाड़ों को होने वाली काम पर नाराजगी जताई। नरेंद्र गिरी का कहना है कि गौरी शंकर महामंडलेश्वर नगर या बैरागी कैंप हो, यहाँ कार्यों में तेजी नहीं है और जहां पर 26 से 27 पुल बने थे वहां केवल 7 पुल बनाए जा रहे हैं। किया गया, पूरा जायजा लिया गया। वार्ता माननीय मुख्यमंत्री से हो चुकी है, 2-3 बार हो चुकी है। मेला अधिकारी कहना यह है कि ऊपर से कोई निर्देश नहीं प्राप्त है। तो 1 जनवरी को मेला का नोटिफिकेशन जारी होता है। तो हमारा ये कहना यह है कि माननीय मुख्यमंत्री जी मेला अधिकारी को निर्देशित करें कि आप सभी की जमीन का आवंटन शुरू कर दें, वहाँ मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करा दें और मेला तो किसी भी परिस्थिति में दिव्य होगा। कोरोना की महामारी का जो बीमारी का एक प्रकोप चल रहा है वो उतना नहीं है, लेकिन फिर भी सरकार के बताए हुए गाइडलाइन से हम लोग चलने को तैयार हैं। जब आप अपने तमाम राजनीतिक लोग अपने और बड़ी खबर पिथौरागढ़ से है, जहां पर जंगलों में आग लगी हुई है। धारचूला इलाके के जंगल में आग लगी है। तो ये इस वक्त की अहम खबर। उत्तराखंड के अलग अलग इलाकों से तस्वीरें सामने आ रही हैं और ये देखिए तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं पिथौरागढ़ की, जहां पर धारचूला इलाके के जंगल में आग लगी है और ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। और इस आग पर अभी तक काबू नहीं पाया जा सका है। सर्दी में उत्तराखंड के जंगल जल रहे हैं और केवल पिथौरागढ़ ही नहीं, कई अन्य जिलों से भी ऐसी तस्वीरें सामने आ चुकी हैं। धारचूला इलाके की तस्वीर है पिथौरागढ़ में, जहां पर जंगलों में आग लगी हुई है, लेकिन अभी तक इस पर काबू नहीं पाया जा सका है। और बात बागेश्वर की, जहां पर कड़ाके की ठंड पड़ रही है, इसके बावजूद जनपद के गरुड़ तहसील के जंगल सुलग रहे हैं। आग से वन संपदा को भारी नुकसान हो रहा है। अराजक तत्व लगातार जंगलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। ग्रामीणों ने वन विभाग से वनों की आग पर काबू पाने और वन संपदा बचाने की मांग की। एक तरफ उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी हो रही है, तो वहीं जंगलों में आगजनी की घटनाएं भी रुक नहीं रही हैं। बागेश्वर के जंगल में पिछले कई दिन से आग लगी हुई है। बैजनाथ रेंज के अकुड़ाई पड़ियार इलाके में जंगल जल रहा है। ऐसी आग अमूमन गर्मी के मौसम में लगती है, मगर इस बार तो सर्दी में भी जंगल में अमंगल है। दिसंबर माह में जो कि बहुत सारी ठंड बढ़ रही है, बाहर निकलना मुश्किल हो रहा है। पाला इतना गिरा है कि मतलब कहीं कहीं तो पाला पिघल भी नहीं रहा है। उसके बाद भी जंगल ऐसे जल रहे हैं कि जैसे मतलब गर्मी का मार्च अप्रैल का महीना हो। हर जगह धुंध छाई है, जिससे लोग काफ़ी परेशान हो रहे हैं। लोगों को इधर उधर दिखाई नहीं दे रहा है और जंगलों में इस तरह आग लगना बड़ी चिंता का विषय है। सर्दी के मौसम में अमूमन जंगल में ऐसी आग नहीं लगती है। ऐसे में हैरानी इस बात की है कि आखिरकार जंगल जल क्यों रहा है, जंगल में ये आग लगा कौन रहा है। वन विभाग के अधिकारी हालांकि इसके पीछे बारिश कम होना भी कारण मान रहे हैं। पहली बार लगभग संभवतः ये इस तरीके की घटना हो रही है कि दिसंबर माह में भी ये ऐसी घटनाएं हो रही हैं। तो उसके एक कारण तो ये है कि बारिश का ना होना है। बीच में बारिश हुई थी, उसके बाद काफ़ी राहत मिली, तो अभी जो नमी है वो कम हो रही है। बैजनाथ रेंज का जंगल दिसंबर के महीने में भी धधक रहा है। आग लगातार फैल रही है। एक तरफ जंगल जल रहा है, तो वहीं जंगली जानवरों की भी जान खतरे में है। ये आग रिहायशी इलाकों तक पहुंची तो लोगों की जान पर भी बन सकती है। एबीपी गंगा के लिए बागेश्वर से हिमांशु गड़िया की रिपोर्ट। और यहां पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और सीधे रुख करते हैं मसूरी का। क्रिसमस की तैयारियां चल रही हैं और वहां की तस्वीर हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से मसूरी सज रहा है। सुनील हमारे साथ जुड़ गए। सुनील, क्या तैयारियां हैं मसूरी में, किस तरीके से क्रिसमस का स्वागत वहां पर होने की तैयारी है? अब देखिए, मसूरी में क्रिसमस की तैयारी काफी जोरों पर है, परंतु यहाँ पर इस बार सारा जो क्रिसमस है वो वर्चुअली
यहाँ पर मनाया जाएगा। फिजिकली लोग यहाँ पर नहीं मौजूद होंगे। मेरे पीछे सबसे पुराना ये जो चर्च है, मेथोडिस्ट चर्च है, काफी खूबसूरत तरीके से इसको अंदर और बाहर से सजाया गया है और जो विशेष पूजा यहाँ पर प्रेयर होनी है उसकी भी यहाँ पर तैयारी की जा रही है। हमारे साथ इस समय जो पादरी है यहाँ के वो मौजूद है, उनसे कुछ खास बातचीत कर लेंगे। सर, अगर बात करी जाए तो किस तरीके से ये पूरा जो क्रिसमस का पर्व होगा वो आप लोग मनाने जा रहे हैं? तो सुनील सोनकर ये बता रहे थे कि किस तरीके से मसूरी में तैयारियां हैं। हालांकि ये डिजिटल पूरा पर्व होगा क्योंकि कोविड प्रोटोकॉल का भी पालन करना है। रुद्रपुर की बात करते हैं। रुद्रपुर रेलवे स्टेशन से कैश कलेक्शन करके लौट रहे कर्मचारी को बाइक सवार 3 बदमाशों ने तमंचे की नोक पर लूट लिया और इस घटना को अंजाम दिया। बदमाश युवक से 5,35,000 रुपए लूटकर फरार हो गए। लूट की सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। साथ ही घटना को अंजाम देने वाले बदमाशों की धरपकड़ के लिए टीम भी गठित कर दी। और क्या नाम है, बैग लेके कट्टा था उसको। तो दिन दहाड़े लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। 5,35,000 रुपए की लूट हुई। देहरादून में 12 साल से फरार चल रहे दंपति को पुलिस ने नोएडा से गिरफ्तार कर लिया। दोनों पर किटी कमेटी के जरिए लोगों के साथ धोखाधड़ी करने का आरोप है। दोनों साल 2008 से फरार चल रहे हैं। इन पर 60 से 70 लाख रुपए लेकर फरार होने का आरोप है। तो दून पुलिस ने नोएडा से इनकी गिरफ्तारी की है। साल 2008 से 60 से 70 लाख रुपए लेकर ये फरार थे। डालनवाला में 2006 में दर्ज एक धोखाधड़ी के केस में ये दोनों लोग वांछित थे और 2008 से ये फरार अपराधी के तौर पे रह रहे थे देश के विभिन्न स्थानों में और इन पर वर्तमान में 10-10 हज़ार रुपये का इनाम था। ये दोनों बस्सी दंपति हैं। ये हमारी जो टीम है इन्होंने काफ़ी समय तक इनको ट्रैक किया और अंततः इनको नोएडा, वैसे ये पूरे भारतवर्ष में घूमते रहते थे, कभी सूरत, कभी बॉम्बे, कभी महाराष्ट्र के जो सबब्स एरिया है उसमें रहते थे, तो अंततः इनको जो है नोएडा से गिरफ्तार किया गया है। और इस बुलेटिन फिलहाल इतना ही। बने रहिए आप एबीपी गंगा के साथ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।